Hello students, today we will discuss the next topic from the chapter electricity, and the next topic is heating effect of electric current. Application of heating effect of electric current. मीन्स एप्लीकेशन हीटिंग की इफेक्ट पे जो चलने वाले कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइस हैं जो क्लास 10th सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन, नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड नंबर थर्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये 3 डिवाइस आपके सिलेबस में हैं, और ये जो तीनों डिवाइस हैं ये किस एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, और भी इसको इसका इस इफेक्ट पे वर्क करने वाले और भी हमारे कुछ डिवाइस हैं। जैसे इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, हीटर। लेकिन जो हमें 10th सिलेबस में दिया हुआ है उसमें इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। अब डिजिटली जैसा फिगर बना है मैंने बना दिया है, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आयरन आपको कैसा लगा। सबसे फर्स्ट में इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसमें हमें इस डिवाइस के जो भी डिवाइस हमें पढ़ने हैं, इस डिवाइस के हमें इंटरनल बिल्डअप को नहीं देखना है, बस कुछ कॉमन इसमें पार्ट है, उस कॉमन पार्ट को हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में इस इलेक्ट्रिक आयरन को बनाने के लिए हमें किस किस सब्सटेंस या किस किस पार्ट की हमें रिक्वायर्ड होगी वो पहले देखते हैं। सबसे फर्स्ट में ये हमारा मेटल ब्लॉक है। मेटल ब्लॉक जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इस इलेक्ट्रिक आयरन का, सबसे नीचे वाला पार्ट। उसके बाद ये ब्लू कलर में हमारा कॉइल है, और इस कॉइल के लेंथ को ज़्यादा करने के लिए इसको इस तरह से बाइंड कर दिया गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ होगा, मतलब वायर तो ये थीन वायर है, और थीन वायर होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा, जिसकी वजह से ये हीट हो सके। और रेजिस्टेंस हाई करने के लिए वायर के लेंथ को बढ़ाना है, और वायर के लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि इस पूरे लेंथ ऑफ द वायर को इस इलेक्ट्रिक आयरन में सेटअप करने के लिए हम इस वायर को कॉइल के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस हाई होता है, और मतलब ऐसा हमें कॉइल लेना है जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, ऐसा हमको मटेरियल लेना है जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। और आपको पता होगा लास्ट वीडियो में बताया गया था कि एलॉय एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो वी कैन से दैट coil is made of
और या coil is made by alloy, coil is made by alloy। नेक्स्ट में इस coil के ऊपर में ये हमारा प्लास्टिक कवरिंग की हुई रहती है। ये प्लास्टिक कवरिंग है जिससे हमें करंट ना लगे। और ये हमारा प्लास्टिक हैंडल है जिसको पकड़ के हम अपने कपड़ों को आयरन करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देंगे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक कवरिंग है, इस प्लास्टिक कवरिंग को यहाँ से पुश करके और इस मेटल ब्लॉक को ढक दिया जाता है। तो इस प्लास्टिक कवरिंग और मेटल ब्लॉक के बीच में ये हमारा कॉइल अंदर हो जाता है। अब एक चीज़ सोचने वाली बात ये है कि इस कॉइल से जो करंट पास करेगा वो इस मेटल ब्लॉक में भी टच हो सकता है, और मेटल ब्लॉक में जब टच होगा तो इस मेटल ब्लॉक में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जिससे हमें करंट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इस कॉइल और इस मेटल ब्लॉक के बीच में ऐसे रखा जाए कि वो हीट तो पास करे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे। मीन्स सच टाइप ऑफ मटेरियल दैट शुड बी a good conductor of heat but poor conductor of electricity। तो ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हमारा उस मटेरियल का नाम क्या है? उस मटेरियल का नाम है माइका। माइका इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ electricity, good conductor of heat but poor conductor of electricity, poor conductor of electricity। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था? यहाँ पे इम्पोर्टेंट दो चीज़ था। फर्स्ट, ये हमारा कॉइल शुड बी मेड बाय एलॉय, एंड नंबर सेकेंड, सेपरेशन के लिए मीन्स कॉइल और मेटल ब्लॉक के सेपरेशन के लिए हम किस मटेरियल का यूज करते हैं? माइका का यूज करते हैं। एंड माइका इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर सेकेंड में चलते हैं। नंबर सेकेंड में है इलेक्ट्रिक बल्ब। सबसे फर्स्ट है हमारा ये बल्ब, आपका कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ये वो वाला बल्ब है जो पहले घरों में यूज होता था, येलो कलर वाली बल्ब। अभी तो सारे घरों में एलईडी बल्ब मीन्स वाइट कलर वाली बल्ब यूज हो रही है। तो वो एलईडी बल्ब जो है हीटिंग इफेक्ट पे वर्क नहीं करता है। हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करने वाला बल्ब ये है। और ये किस पर वर्क करेगा? ये दिस बल्ब इज वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ देखें, ये सबसे फर्स्ट में ये हमारा एक सर्कल ग्लास ट्यूब होता है। यहाँ पे मेटल लगे होते हैं और मेटल के यहाँ से ये हमारे दो पॉइंट निकले होते हैं। यहाँ से एक वायर ऐड होता है और यहाँ से ये इस टाइप से कुछ इसकी वायरिंग होती है। और यहाँ से हमारा ये जो कॉइलिंग है, ये कॉइलिंग हमारा एक थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। और ये थिन फिलामेंट, अब हमें करना क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला फिलामेंट चाहिए ताकि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। और हीट प्रोड्यूस जो करेगा तो वहाँ जैसी हीट, जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज़्यादा लाइट इमिट करेगा वो। यानी हीट अगर हाई होगा
तो लाइट भी हमारा हाई होगा। लाइट एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी अगर हमारा हाई है, हीट एनर्जी अगर हाई है तो लाइट एनर्जी भी क्या होगा, वो भी हाई होगा। अब ज़्यादा हीट होने पर ये फिलामेंट हमारा मेल्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मीन्स ज़्यादा हीट अगर हो तो इस फिलामेंट के मेल्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हो। तो ये फिलामेंट बेसिकली हम लोग किसका लेते हैं, ये फिलामेंट हमारा टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इस पॉइंट पे आने के बाद ही ये हमारा फिलामेंट मेल्ट करेगा। नंबर सेकंड में ये हमारा ग्लास बल्ब है। ग्लास बल्ब, ग्लास बल्ब, और इस ग्लास बल्ब के अंदर एक गैस फिल किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस। अब इस इनर्ट गैस के बारे में हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। अब ये इनर्ट गैस में आर्गन या नाइट्रोजन गैस फील्ड होते हैं। आर्गन और नाइट्रोजन, क्योंकि ये आर्गन और नाइट्रोजन गैस ही इनर्ट गैस हैं। और भी कुछ इनर्ट गैस होते हैं, ठीक है। या तो आर्गन गैस होंगे, या तो नाइट्रोजन गैस होंगे, या फिर और मिक्सचर ऑफ बोथ, या दोनों के मिक्सचर होंगे, मिक्सचर ऑफ बोथ। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे ही अगर बल्ब कहीं से क्रैक भी होता है तो उस कंडीशन में भी ये फिलामेंट हमारा ब्रेक कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें इनर्ट गैस है, और जैसे ही इसमें O2 ऑक्सीजन इंटर करेगा ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होगा ये हमारा फिलामेंट मेल्ट यहाँ से कर जाएगा। इस वजह से इस ग्लास ट्यूब को पूरे अच्छे से कवरिंग की हुई होती है, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर इनर्ट गैस मीन्स आर्गन या नाइट्रोजन या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ आर्गन एंड नाइट्रोजन, इन गैसेस को इसमें फिल्ड किया गया रहता है। नंबर थर्ड हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी दो टाइप के हैं। एक हमारा जो डोमेस्टिक कंपोनेंट में यूज करते हैं हम, जो नंबर ए है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए फॉर डोमेस्टिक कंपोनेंट। डोमेस्टिक कंपोनेंट में जो हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं वो फ्यूज़ कुछ इस टाइप का होता है। ये भी एक ग्लास ट्यूब ही होता है जिसके दोनों साइड में मेटल लगे होते हैं, और इस दोनों मेटल को एक थीन वायर से ज्वाइन किया जाता है। एक थीन वायर होगा और इसका, और ये सारे मैक्सिमम सारे डिवाइस पे लगे होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका ये है कि अगर बाय द वे करंट हमारा या वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट होता है, अधिकतर रेनी सीजन में वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट होता है, मीन्स वोल्टेज अप एंड डाउन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे घरों में जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो मैक्सिमम कंपोनेंट के जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस फ्यूज़ का काम क्या है? इस फ्यूज़ का काम ये है कि अगर वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज तो हमारा 220 to 240 वोल्ट होगा जो हमारे घरों में सप्लाई होती है। अब क्या होता है फ्लक्चुएशन में कि जैसे ही ये 240 वोल्ट से हाई होगा, ये हमारा थीन वायर जो है यहाँ से ये मेल्ट कर जाएगा और आगे की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होने से रुक जाएगी। अब यहाँ पे ये जो वायर हमारा है, जो थीन वायर है, ये हमारा किसका बना होता है? ये लीड का बना होता है। मीन्स ये फ्यूज वायर जो है, फ्यूज वायर
ये फ्यूज़ वायर किसका बना होगा? ये मेड बाय लीड, मेड बाय लीड। और ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। और दोनों साइड में, ये जो दोनों साइड में लगे हुए हैं, ये क्या हैं? ये हमारे मेटल कैप हैं, मेटल कैप्स। तो ये वो फ्यूज़ है जो हमारे घरों में जो जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी डिवाइस हैं, वो उन सारे डिवाइस या उस सारे कंपोनेंट में लगे होते हैं। एक और फ्यूज़ है जो हमारे मेन सप्लाई में होता है, मेन सप्लाई में हम यूज़ करते हैं। अब मेन सप्लाई वाले फ्यूज़ में क्या होता है कि जैसे ये हमारे घर का जो इलेक्ट्रिक मीटर है, ये मेरे घर का ही नहीं, सभी के घर में होता है, इलेक्ट्रिक मीटर है। और इस मीटर में जो पोल से दो वायर आए रहते हैं वो यहाँ से इंटर होंगे, मीन्स ये इनपुट हो गए, ये हमारा इनपुट हुआ, इनपुट। और यहाँ से ये इसका आउटपुट हुआ। अब क्या होता है कि इस आउटपुट को हम डायरेक्ट अपने घरों में सप्लाई ना दे करके हम इसके एक वायर को कुछ इस टाइप का ये फ्यूज़ होता है, इसमें हम देते हैं इंटर। और इसमें दो पॉइंट हैं, एक यहाँ और सेकंड यहाँ। और यहाँ से ये वायर यहाँ से निकलेगा और ये जो वायर है ये डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अभी क्या है कि अभी हमारा ये सर्किट कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ से वायर को ज्वाइन नहीं किया गया है। अब क्या करना है कि इस फ्यूज का एक कैप होता है, कैप कुछ इस टाइप से होता है, ये हमारे फ्यूज़ का कैप है जो इसी के ऊपर एक ढक्कन टाइप से होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है। और इस कैप में ये दो मेटल प्लेट होते हैं जो एक पॉइंट ए को टच करेंगे और एक पॉइंट बी को। और इस मेटल प्लेट को एक थीन वायर से ज्वाइन किया गया रहता है। और जैसे ही इस कैप को लगाएंगे ये हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा ये हमारे घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका भी एडवांटेज वही है जैसे किसी सीज़न में या रेनी सीज़न या फिर हर सीज़न में वोल्टेज जो हमारा फ्लक्चुएट करता है। और वोल्टेज फ्लक्चुएट में क्या होता है कि कभी वोल्टेज हाई होगा, कभी वोल्टेज लो होगा। तो इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन में हमारे घरों में जो डिवाइस लगे हैं उस डिवाइस के जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने डिवाइस को बचाने के लिए हम इस फ्यूज का यूज करते हैं। जैसे हम इसमें जो डोमेस्टिक कंपोनेंट में फ्यूज का यूज़ किए थे, तो ये एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपोनेंट के लिए है, लेकिन ये पूरे घर की सप्लाई को ही रोकने वाला डिवाइस है वोल्टेज फ्लक्चुएशन में। जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा उस टाइम इस कैप के अंदर में जो वायर हम लोग दिए हैं इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, तो वोल्टेज जैसे ही होगा हाई होता है, वोल्टेज हाई जैसे ही होगा उस कंडीशन में ये वायर हमारा यहाँ से मेल्ट कर जाएगा। और वायर जब मेल्ट करेगा तो आगे की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होना बंद हो जाएगी, और जिससे हमारे घरों में लगे हुए मैक्सिमम कंपोनेंट जलने से बच जाएंगे। अगेन हम लोग क्या करते हैं, इस कैप को निकाल के अगेन इस वायर को हम फिर से एक थीन वायर से इसको ज्वाइन करके और फिर इसको लगाते हैं इस कैप को, तो अगेन हमारे घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टार्ट हो जाती है। अब तो मैक्सिमम घरों में हम फ्यूज का यूज ना करके हम MCB का यूज करते हैं, MCB। और ये किस एप्लीकेशन में वर्क करता है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के
एप्लीकेशन पे वर्क करता है। इसमें एक ये स्विच टाइप एक डिवाइस है जिसमें वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होता है तो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म है, ये मॉडर्न जनरेशन में ही बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये तो था नहीं। तो ये मॉडर्न जनरेशन में ये हमारा न्यू फ्यूज़ है। मॉडर्न जनरेशन, फॉर मॉडर्न जनरेशन, MCB फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। miniature circuit breaker is used in place of fuse. So the next topic is some important numericals of this chapter. तो वन बाय वन कुछ important numericals हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट the cost of consumption if rate of consumption is rupees 10 per unit, if अब हमें जो इलेक्ट्रिक बिल आती है उसी बिल को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इफ रेट ऑफ कंजम्पशन इज 10 रुपीज़ पर यूनिट, यानी एक यूनिट का प्राइस जो है 10 रुपीज़ है। अब हमें मतलब डिवाइस क्या क्या दिए हैं और कितने कितने घंटे यूज हुए हैं और कितने दिनों के लिए यूज हुए हैं, ये हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। इफ़ कुछ ऐसे ही नॉर्मल एज्यूम कर रहे हैं, इफ़ थ्री फैन ईच 50 वाट, 4 LED बल्ब ईच 10 वाट, 1 TV of 250 watt operated for 10 hours per day for full month of February। मीन्स फरवरी के मंथ में पूरे दिन 10 आवर्स यूज हुए हैं ये सारे कंपोनेंट। हमें 10 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से टोटल बिल हमें कैलकुलेट करना है। सबसे फर्स्ट देखें इसका सॉल्यूशन, फॉर्मेट भी कुछ इस टाइप से ही रहेंगे। इसका सॉल्यूशन देखें, 3 फैन, तो 3 फैन का कितना हो गया, 3 × 50 इज इक्वल टू 150 वाट, 150 वाट, बिकॉज 1 फैन इज इक्वल टू 50 वाट, therefore 3 फैन इज इक्वल टू 150 वाट। 4 LED इज इक्वल टू 4 × 10 इज इक्वल टू 40 वाट, एंड 1 TV इज इक्वल टू 250 वाट। टोटल कितना हुआ, 0 14 2 1 3 1 4 440
वाट, यानी टोटल इतने वाट हम यूज़ किए हैं। कितने घंटे यूज़ हो रहे हैं? सबसे पहले इस वाट को हम किलोवाट में चेंज करते हैं। तो यहाँ देखें, सिंस 1 kilowatt is equal to 1000 watt, therefore 440 watt is equal to 440 upon 1000 किलोवाट। 0 एंड 0 कैंसिल और 20, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.44 किलोवाट। कितने घंटे यूज हो रहा है? 10 आवर्स। कितने दिनों के लिए? फुल मंथ ऑफ फरवरी। तो उसके बाद सबसे पहले हम एनर्जी कंजप्शन निकाल रहे हैं कि एनर्जी कंजप्शन कितना है। तो एज वी नो दैट E is equal to पावर इंटू टाइम। टोटल पावर कितना है? 0.44 इंटू टाइम। देखें टाइम कितना है? टाइम इज 10 आवर्स फॉर द फुल मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 या 29। तो हम 28 ही लेते हैं कि 28 डेज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइम 10 इंटू 28, ये हो गया 0.44 इंटू 280, ये हमारा हो गया किलोवाट आवर। अब हमें कंजम्पशन फाइंड करना है। सो टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू, इस पूरे इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हमारा 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का जो 1 यूनिट का रेट हमारा दिया वो 10 रुपीज़ है। तो इतने किलोवाट आवर का कितना रेट होगा? ये हो गया 10 इंटू 0.44 इंटू 280, दिस विल बी इक्वल टू 4.4 इंटू 280। मल्टीप्लाई कर लें, 280 मल्टीप्लाई बाई 4.4, 0 2 3 4 2 या 8 3 11, 0 2 1 1, 0 2 3 2 1, ये हो गया 1232 रुपीज़, 1232 रुपीज़। दिस इज़ योर टोटल कंजप्शन फॉर द फुल मंथ ऑफ February।